कैद हुई पूरी वारदात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे जहां हरियाणा सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि सरकार ने प्रदेश में एटीएस यानी आतंकवाद विरोधी दस्ता गठित करने का फैसला लिया है। मोहाली हमले के बाद सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम कदम माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मोहाली हमले के बाद हरियाणा सरकार ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने के लिए एटीएस गठन का फैसला लिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में आतंकवाद विरोधी दस्ते का गठन किया जाएगा। इसमें डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारी होंगे। पड़ोसी राज्य पंजाब के मोहाली में पुलिस के इंटेलिजेंस दफ्तर पर रॉकेट से ग्रेनेड दागने और करनाल से संदिग्ध खालिस्तानी आतंकवादियों की गिरफ्तारी के कुछ दिन के बाद सरकार ने इसका ऐलान किया है। जो अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, मोहाली में हुई है, करनाल में हुई है और भी कुछ स्थानों पर हुई हैं, उसको देखते हुए आज सभी पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में एहतियाती कदम उठाने बारे चर्चा हुई है और सारी पुलिस को चौकस करने पर विचार हुआ है। काफी बिंदुओं पर चर्चा हुई है जिन पर शीघ्र काम शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब को अपनी इन्वेस्टिगेशन में हरियाणा की अगर कोई भी जरूरत होगी तो हम पूरी तरह से तैयार हैं उस मदद करने के लिए। आतंकवाद के खात्मे के लिए सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है। सभी भीड़ भाड़ वाले जगहों और बाजारों में मेटल डिटेक्टर लगाने का फैसला लिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने वरिष्ठ अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य की सभी अहम इमारतों में सीसीटीवी कैमरे लगे हों और इतना ही नहीं, आम लोगों, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों से भी सीसीटीवी लगाने की अपील की। यानी मोहाली में खुफिया इकाई के मुख्यालय में विस्फोट और करनाल में पाकिस्तान से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकवादियों की हालिया गिरफ्तारी के मद्देनजर हरियाणा में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला हुआ है। गृह मंत्री अनिल विज ने गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ सुरक्षा से संबंधित मामलों पर चंडीगढ़ में बैठक की और इस बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा और डीजीपी पीके अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यानी मोहाली हमले के बाद ही सही, लेकिन हरियाणा सरकार ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने का फैसला लिया है। ये जरूरी भी है क्योंकि बीते कुछ दिनों में लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं जो देश और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। बढ़ते आगे, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया है कि विवाह योजना के तहत करीब 2 सालों से लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर चर्चा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हर जिले में शगुन योजना की समीक्षा की जाए। क्या कुछ कहा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने, आपको सुनाते हैं। तो आपको बता दें कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान सामने आया है, जहां विवाह योजना पर वो बोले हैं। उन्होंने कहा है कि 2 सालों से योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, समीक्षा के निर्देश दे दिए गए हैं। और क्या कुछ कहा है ज्ञानचंद गुप्ता ने, वो भी सुनवाते हैं आपको। जिन लोगों ने 2 वर्ष पहले शादी के समय इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए अप्लाई किया था, 2 साल के पश्चात भी उनको वो लाभ मिल नहीं पाया। वो विवाह शगुन योजना का लाभ उनको मिल नहीं पाया। तो कल हमारी SC ST कमेटी की मीटिंग थी। विशेष तौर पर SC ST के जो हमारे
भाई हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को इस विवाह शगुन योजना का लाभ मिले, इसको लेकर के बड़े अच्छे विस्तार से चर्चा हुई है। और अब बात परिवहन मंत्री की करेंगे। दरअसल परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि आगरा गुरुग्राम कैनाल का पानी काफी दूषित होता जा रहा है, जिसके लिए 2018 में बनाई गई कमेटी समीक्षा करेगी। मौजूदा समय में आगरा गुरुग्राम कैनाल में इतना गंदा पानी है कि उसे पिया भी नहीं जा सकता, यहां तक कि खेती में भी इस्तेमाल नहीं लाया जा सकता। इससे कैंसर की बीमारी फैल रही है। अगर गुरुग्राम कैनाल में दिल्ली के 62 नाले मिलते हैं जिससे पानी दूषित होता है, तो कई बार दिल्ली सरकार को बोला भी गया है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी से भी बातचीत की जाएगी, जिससे आगरा गुरुग्राम कैनाल के माध्यम से हरियाणा को साफ पानी मिल सके। 2018 में हरियाणा विधानसभा ने कमेटी गठित की थी। उस समय हमारे एग्रीकल्चर में ओम प्रकाश धनखड़ जी थे और विधानसभा में क्वेश्चन उठा था गुड़गामा जो कैनाल में जो पानी मिलता है, गुड़गामा आगरा कैनाल में सीवरेज का सबसे दूषित पानी मिलता है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के राज्य मंत्री अनूप धानक और जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने स्थानीय पंचायत भवन में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी हैं। यहां सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं। बता दें कि इन तमाम फरियादियों की फरियाद उन्होंने सुनी है। वहीं राज्य मंत्री अनूप धानक ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निदान कर उनके कार्यालय में रिपोर्ट सौंपी जाए। वहीं भूमि विवाद को लेकर एक फौजी साहिबान भी अपनी फरियाद लेकर दिग्विजय सिंह चौटाला के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के कुछ सदस्य जमीन विवाद को लेकर उसके परिवार को तंग कर रहे हैं, जहां दिग्विजय सिंह चौटाला ने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का हल जरूर किया जाएगा। राज्य मंत्री अनूप धानक ने यह भी कहा है कि उन्होंने आज सैकड़ों लोगों की समस्याओं को जनता दरबार में सुना है। वहीं अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि एक सप्ताह के अंदर समस्याओं का निदान किया जाए। अभिनंदन करता हूं। प्रणाली इसके अंदर सबको अधिकार है, आम आदमी हो कोई और अन्य दल हो, सबको अधिकार है कि वो आए और अपने राजनीतिक कार्यक्रम करें। ये जनता के पास अल्टीमेट फैसला जनता के अधिकार है, वोट का अधिकार जनता का, कि 5वें साल फैसला जनता ने करा। हमें जो एक ड्यूटी सौंपी गई है, हम अपना काम कर रहे हैं। वो परिवार में मैं आया हूँ और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साहब से मिला अपनी समस्या से और बहुत अच्छा लगा। उसने समस्या सुनी। मेरी जो भूमि विवाद चला है पिछले कई सालों से चला हुआ है, मेरा ताऊ बिना भूमि विवाद करके मेरे परिवार को मारपीट करता है और जो प्रशासन से हम इन्फो करते हैं, प्रशासन भी उसके ऊपर सही प्रकार से कार्रवाई नहीं करती है और कोर्ट के हवाला देकर उसको छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जब पुलिस कर्मचारी आता है उस पर झूठी रिपोर्ट बना देता है और अपने उच्च अधिकारी जैसे एसपी और डीसी और मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको भी झूठी रिपोर्ट कर देते हैं। ये 2 मेरे पास रिपोर्ट है। विजय सर से मिले हैं अपनी समस्या को लेकर। हम 25 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, हमारी समस्या कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज हम दिग्विजय सर से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों को पूरा करेंगे। क्या समस्याएं थी आपकी? जी हमारा जो स्टाइफंड है ना, वो MBBS और BDS के बराबर करने के लिए मांग थी। तो मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी ने कहा है कि हम आपके काम को करेंगे। उन्होंने भी फोन भी मिलाया था एक अधिकारी के पास। बाकी समस्याएं थी संबंधित अधिकारियों को सौंपी हैं और जल्द ही मैंने सभी अधिकारियों से कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट जरूर पेश करें और इस पर कार्रवाई, जिस पर भी जो कार्रवाई बढ़ती है, चाहे वो किसी की पानी की समस्या है उसको पानी की समस्या हल करवाने का काम करें, बिजली की समस्या है वो बिजली की समस्या का हल करवाने का काम करें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस साइड से आप निकल। बढ़ते आगे, जहां आम आदमी पार्टी के दिल्ली हेड ऑफिस में मशहूर हरियाणवी पॉप गायक अनूप कादियान ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने अनूप कादियान का आम आदमी पार्टी में स्वागत किया। अनूप कादियान पिछले 15 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। इसके साथ साथ उन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इसके साथ ही वो फिल्म सिटी की मालिक भी हैं। साथ ही वो रोहतक जिला की स्वच्छ भारत कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगी और पार्टी की मजबूती के लिए जो भी कार्य करेंगे वो तत्परता से करेंगे।
और अगली खबर भिवानी से है, जहां इन दिनों पानी की भारी कमी है। एक तरफ तपती गर्मी तो वहीं दूसरी तरफ पानी की कमी लोगों को सताने में लगी हुई है। अगर सरकार ने जुई फीडर में पानी नहीं दिया तो भिवानी के लोगों को प्यास बुझाना बुरी तरह मुश्किल हो जाएगा। लोग सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें पानी की सप्लाई दी जाए। तो पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बता दें कि शहर में पानी का संकट गहराता जा रहा है। घरों में पीने का पानी नहीं है और ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। यहां सरकार से लगातार पीने का पानी उपलब्ध कराने की गुहार लगाई जा रही है। बता दें कि बढ़ती गर्मी के साथ लोगों को अब पानी का संकट भी लोगों के लिए गहराता जा रहा है, जिससे आम आदमी का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं घरों में पीने के लिए पानी नहीं आ रहा है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जनता परेशान है। बढ़ते आगे, जहां नगर पालिका संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों ने बाजारों में झाड़ू प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में अंबाला कैंट नगर परिषद से भी प्रदेश उप प्रधान सेवाराम की अध्यक्षता में शहर के मुख्य बाजारों में झाड़ू प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बता दें कि ये प्रदर्शन नगर परिषद से शुरू हुआ और शहर के मुख्य बाजारों से होता हुआ वापस नगर परिषद पर ही खत्म हुआ। प्रोग्राम है ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर पूरे हरियाणा में प्रदेश भर में मुख्य बाजारों में झाड़ू प्रदर्शन करने का है, जिसके तहत आज हम झाड़ू प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि सरकार जो है अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है और ये कर्मचारियों की मांगों के बारे में बिल्कुल भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि अभी पीछे हमारी 10 मई को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी के साथ भी डेपुटेशन की बात हुई, तो उसके अंदर भी किसी मांगों पे कोई सहमति नहीं बनी और ना ही कोई मांगे मानी गई है, ना ही कोई पत्र जारी किए। वॉइस वन रतिया में बस समस्या को लेकर छात्रों को आए दिन 2-4 होना पड़ता है और प्रदर्शन करना पड़ता है, जिसके बाद बस समस्या का समाधान हो जाता है। इस समस्या को देखते हुए भड़के छात्रों ने बस अड्डे के दोनों गेटों को बंद कर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन भी किया गया और आरोप ये लगाया गया कि रोजाना बसों को लेकर छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि इस समस्या का अस्थायी समाधान होता है, लेकिन पक्का समाधान नहीं होता। धरना प्रदर्शन के बाद अड्डा इंचार्ज छात्रों के बीच आए और रतिया जाखल पर बस भेजकर धरना प्रदर्शन खत्म कराया गया। बता दें कि अड्डा इंचार्ज ने कहा कि जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। काफी टाइम से जो हमारा जाखल रूट है, रतिया से जाखल रूट का, उसकी काफी टाइम से समस्या आ रही है और छात्रों को ज्यादातर खिड़कियों में लटका कर आना पड़ता है। प्रशासन से हमने गुहार लगाई भी, हमारे लिए मतलब बसों का प्रबंध कर दिए। रोजाना के मिनी बस भेज देते हैं, जिस कारण 3-4 बार हमने इन्हें लिखित रूप में भी दिया और दूसरी तरह भी कह के देख लिया, पर ये 3-4 दिन लगातार बड़ी बस रोडवेज भेजने के बाद फिर वही मिनी बस लगा देते हैं। आज इसी विरोध में आकर हमने ये बस बंद किया। जैसे जाखल रूट का मामला था जी, यहाँ 2:20 पे बड़ी गाड़ी जाया करती, वहाँ से टुहाना से मिनी आ गई, मिनी छोटी गाड़ी, उसमें बच्चे पूरे नहीं आए, जिस कारण बच्चों ने गेट बंद कर दिया। फिर चंडीगढ़ वाली गाड़ी जाखल भेजी। अगली खबर चरखी दादरी से, जहां पिछले 2 महीनों से लापता फौजी का कोई सुराग नहीं लग पा रहा। लापता फौजी की पत्नी और बच्चों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी लापता फौजी का सुराग लगाने में दादरी पुलिस नाकामयाब रही। बता दें कि लापता फौजी की पत्नी और बच्चों ने बताया है कि पुलिस में लापता फौजी की शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लापता फौजी की पत्नी ने चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत को मांग पत्र भी सौंपा है और लापता फौजी का जल्द पता लगाने की अपील की है। 22 तारीख से मतलब गायब है। मेरे हस्बैंड बीएसएफ में हैं और उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करे। अभी एसपी को ज्ञापन दिया हमने, तो ये बोल रहे हैं भाई कार्रवाई करेंगे, बोलेंगे इनको कार्रवाई करने के लिए। अगली खबर भिवानी से, जहां जे लिट्रा वैली मैदान में दीपक लोहिया मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी T20 के मुकाबले का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह पहुंचे हैं और मुकाबले का टॉस के साथ शुभारंभ किया।
साथ ही उन्होंने क्रिकेट मैदान में बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर दिव्यांग खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। वहीं सांसद ने मौके पर कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर खेलों में समय समय पर जीत दर्ज की है। ये बड़े गर्व की बात है और जब कोई भी व्यक्ति एक गोल का टारगेट कर लेते हैं तो उन्हें सफलता जरूर मिलती है। इस दौरान उन्होंने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी शहर में PCCAI के द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी, पूर्व से पश्चिम के खिलाड़ियों को यहां एक मंच पर लाया गया है। किसी न किसी खेल में हिस्सा लेकर जब वो आगे बढ़ेगा तो उसका शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी जब वो तंदुरुस्त होगा तो ये मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा बीमारियां और उसका दिमाग भी हर क्षेत्र में ज़्यादा चलेगा। इसलिए शरीर का हष्ट पुष्ट होना और वो केवल खेलों के माध्यम से ही संभव है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की बार बार यही सोच है कि बच्चे स्कूल से लेकर बुढ़ापे तक हम सभी खेलों में हिस्सा लें। बढ़ते आगे, जहां गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता यशपाल बत्रा से 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। बता दें कि यशपाल बत्रा को ईडी और सीबीआई रेड का डर दिखाकर फिरौती की मांग की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों अपराधी भी साइबर हो रहे हैं और नामचीन हस्तियों को ईडी और सीबीआई रेड का खौफ दिखाकर जबरन करोड़ों की वसूली भी करते हैं। ऐसा ही मामला तब प्रकाश में आया जब प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता यशपाल बत्रा को ईडी और सीबीआई रेड की धमकी देकर करोड़ों की वसूली के फिराक में कुछ लोग थे। बाकायदा इसके लिए ईडी के डिप्टी डायरेक्टर AK सिंह के नाम से फर्जी नोटिस भी भेजा गया और मांगी गई मोटी और भारी भरकम रकम 4 करोड़ रुपए। ये एक यशपाल अरोड़ा और उसका पूरी फैमिली और उसके पूरे गैंग जो एक इस तरीके के काम करते हैं, जो पहले लोगों की शिकायतें करके उनसे इस तरीके की वसूली करते हैं, ईडी के नाम से, सीबीआई के नाम से, MCG के नाम से और भी अलग अलग डिफरेंट तरीके की कंप्लेंट्स करके उनके खिलाफ उनसे पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही पीछे इन्होंने कोई कंप्लेंट, फेक कंप्लेंट मेरे नाम से करी कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी और ये और वो ईडी के अंदर, सीबीआई के अंदर, और अपने आप को बताया कि मैं सीबीआई का डिप्टी डायरेक्टर हूं, मेरा बेटा ईडी में है, मेरी वाइफ, इस तरीके की ये सारी बातें इन्होंने बताई। और उस मामले को निपटाने के लिए इन्होंने एक मध्यस्थता वाला एक बीच में बंदा इन्होंने तय किया, वो मेरे से संपर्क में रहा और एक एडवोकेट है मिस्टर राजेंद्र पाठक, वो कंप्लेंट करते हैं और ये सब मिलके गैंग है, उस गैंग के तहत ही काम करते हैं। और पीछे इन्होंने मेरे से संपर्क करके ईडी के नाम से मिस्टर कोई AK सिंह डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके नाम से 4 करोड़ रुपए की डिमांड करी कि आपको वो NOC दे देंगे कि यशपाल बत्रा के नाम से कुछ भी नहीं पाया गया। वहीं जैसे ही गुरुग्राम पुलिस के पास फिरौती की शिकायत पहुंची तो पुलिस भी हरकत में आई और मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए धमकी और फर्जी नोटिस भेजने वाले यशपाल अरोड़ा, उसके बेटे राहुल अरोड़ा और एक साथी जितेंद्र मुंजाल को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। ACP क्राइम की माने तो यशपाल बत्रा से अब तक 10 लाख रुपए भी वसूले जा चुके हैं। ये एक आदमी लगातार ईडी व सीबीआई के अपने आप को अधिकारी बताते हुए यशपाल बत्रा नामक व्यक्ति से लगातार उसकी शिकायतें करने के और उससे वो शिकायतें वापस लेने के नाम पे और उनकी सेटलमेंट कराने के नाम पे उससे धमकी दे के 4 करोड़ रुपए की राशि मांगी जा रही थी, जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर हमने एक रेडिंग पार्टी तैयार की और उसमें 2 लाख रुपए जो उनको देने थे उसको तैयार करके उन पे साइन करके और वो लेते हुए उस व्यक्ति को रेड हैंडेड पकड़ा गया और उसके बाद उससे गिरफ्तारी करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की जा रही है। पुलिस ने 3 ऐसे नटवर लालों को गिरफ्तार किया है जो देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी सीबीआई और ईडी के नाम पर लोगों से ठगी करता आ रहा था। वहीं इस मामले में यशपाल बत्रा की माने तो बीते 8 महीनों से आरोपी लगातार उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता आ रहा था।
जिसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी गई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। वहीं इस मामले में गौर करने वाली बात तो ये भी है कि आखिर वो क्या और कौन सी वजह थी जिसके आधार पर आरोपी यशपाल अरोड़ा बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता को ब्लैकमेल कर 4 करोड़ रुपए की मोटी रकम की डिमांड कर रहा था। इस सवाल का जवाब न तो एसीपी क्राइम ही दे पाए और न ही भाजपा प्रवक्ता यशपाल बत्रा, लेकिन प्रदेश में चल रहे फिरौती नेक्सस के 3 लोगों तक कानून के लंबे हाथ जरूर पहुंचे हैं। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। और अब बात झज्जर की करेंगे, जहां जिले के बहादुरगढ़ के ट्रामा सेंटर में इन दिनों दवाइयों का टोटा चल रहा है। मरीजों को बाहर से महंगे दामों पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। यहां के ट्रामा सेंटर में बहुत सारे इंजेक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, जिससे अब स्वास्थ्य विभाग के दावों की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। ट्रॉमा सेंटर में दवाइयों का अकाल, इंजेक्शन हुए आउट ऑफ स्टॉक। सुनो, दवाइयां बाहर से मंगवाओ। बहादुरगढ़ में दवाइयां हुई शॉर्ट। स्वास्थ्य विभाग की क्या है कथनी और क्या है करनी। अगर आपके अपने सरकारी अस्पताल में दवाइयां खत्म हो जाए तो क्या कहेंगे? अगर आपके अस्पताल के डॉक्टर विभागीय उदासीनता से परेशान होकर आपको अस्पताल के बाहर का रास्ता दिखा दे तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे, कुछ तो जरूर कहेंगे। खैर, 2 फरवरी 2013 को बहादुरगढ़ में बने इस अस्पताल का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था, लेकिन आज 2022 में इस सरकारी ट्रॉमा सेंटर में दवाइयों का टोटा है। ट्रॉमा सेंटर में मरीजों का इलाज तो किया जाता है, लेकिन तीमारदारों को दवाई बाहर से लाने के लिए कहा जाता है। दवाई दिवाना 80% ना इसका दर्द हो रहा है, पैरा मेरी भी नाटते हैं दवाई को ना, और बुजुर्ग आदमी है। क्या कह रहे हैं? नो कह रहे हैं दवाई को ना बाहर से ले आओ। ऐसा नहीं है कि किसी खास परिस्थिति में दवाइयां बाहर से मंगवानी पड़ती है। ऐसी बातें तो बहादुरगढ़ के इस ट्रॉमा सेंटर के लिए आम हो चली हैं। आए दिन यहां इलाज कराने पहुंच रहे लोगों को बाहर से दवाई लाने के लिए कहा जाता है, और जो दवा या पेन किलर जैसे आम इंजेक्शन भी ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल स्टॉक में नहीं है। और इन मामूली इंजेक्शन और कुछ जेनेरिक दवाओं को महंगे दामों पर बाहर से खरीदने के लिए मरीजों के तीमारदारों को अपनी जेब से मोटी रकम ढीलनी पड़ रही है। इंजेक्शन करें बाहर से लाने, पहला तीसरा करें, दूसरा चौथा करें, यहाँ मिल जाएगा जो है पहला तीसरा बाहर से लाना। ट्रॉमा सेंटर में दवाओं की कमी के चलते यहां इलाज कराने पहुंच रहे लोग तो अपनों की जान बचाने के लिए कहीं न कहीं से दवाई तो ले आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में तैनात डॉक्टर संदीप से दवाइयों की कमी को लेकर बात की गई तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। कुछ मेडिसिन है जो नहीं है हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो वो बाहर से मंगा रहे हैं। अदरवाइज जो अवेलेबल है वो इंजेक्शन हम यहीं से लगा रहे हैं। जो सबसे मेन हमारे पास अवेलेबल है, एक लो नहीं है। पहले दूसरा इंजेक्शन कोशिश करते हैं हम, पेन रिलीव हो जाए, अदरवाइज नहीं होता तो मंगवाते हैं बाहर से। यहाँ कई पेशेंट हमने बात भी की, उन्होंने कहा यहाँ है ही नहीं कोई भी। कोई तो पेशेंट के बोलने से तो नहीं है, कुछ इंजेक्शन है जो नहीं है हमारे पास में। तो सुना आपने, डॉक्टर साहब के मुताबिक अस्पताल में दवाओं की कमी है और कुछ दवाएं स्टॉक में भी हैं, लेकिन यहां आ रहे ज्यादातर मरीजों को दवाएं तो बाहर से ही खरीदनी पड़ रही है। जाहिर तौर पर स्वास्थ्य विभाग के दावों को पोल खोलने के लिए इतना ही काफी है। बहादुरगढ़ से हर खबर के लिए सुमित थारन की रिपोर्ट।